हेलो फ्रेंड्स, जीएस मस्ती के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियांशु आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जियोग्राफी में सबसे पहले हम जियोग्राफी को पूरा बेसिक तौर पर पढ़ेंगे। जियोग्राफी जियोग्राफी में देखेंगे हम सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ कवर करना है। जियोग्राफी में सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इसको बोलते हैं हिंदी में अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें जियोलॉजी। यानी कि भूगर्भ। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे टोपोग्राफी। उसके बाद यहाँ से हम चौथा देखेंगे। चौथा हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी और पांचवा पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। यानी कि इस जियोग्राफी में हमको जो है 5 टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी। देखेंगे जियोग्राफी में अगर बात करें हम पृथ्वी की, पृथ्वी यानी कि अर्थ, तो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी की सबसे पहले हम संरचना के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी जो है गोल नहीं है, पृथ्वी एक जियोड टाइप है। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार है, यानी कि जियोड है। पृथ्वी जियोड है। जियोड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति। टेढ़ी मेढ़ी आकृति तो जियोड है, यानी कि पृथ्वी क्या है, जियोड है। जैसे ही अगर कोई पृथ्वी को गोल कहता है तो गोल किस हिसाब से हो सकता है, जैसे पृथ्वी पर ही प्रशांत महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, बहुत से पठार हैं, बहुत से हिमालय हैं, जंगल हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है? पृथ्वी एक जियोड आकृति में है। जियोड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति। ठीक है, तो ये हुआ जियोग्राफी। तो यानी कि पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन यहाँ पर जियोग्राफी के अंतर्गत हम करेंगे। तो जिसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे, एस्ट्रोनॉमी और उसके बाद जियोलॉजी, टोपोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। जिसमें सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी। तो देखते हैं यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सा। एस्ट्रोनॉमी देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष। यानी कि अब अंतरिक्ष हम किसे कहेंगे? देखेंगे हम सर उठाकर ऊपर जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो सब अंतरिक्ष का एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें कि ब्रह्मांड में दिखने वाले सभी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? अंतरिक्ष कहलाते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशीय पिंडें दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या हैं? एक अंतरिक्ष हैं। ठीक है, इसी अंतरिक्ष को रसियन में कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसी को कॉस्मोलॉजी, इसी अंतरिक्ष के अध्ययन को रसियन में कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, रसियन भाषा में। ठीक है, तो रसियन लैंग्वेज में कॉस्मोलॉजी का मतलब ही होता है अंतरिक्ष का अध्ययन करना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में हम जैसा कि कह रहे हैं कि सभी आकाशीय पिंड में जैसे कि बहुत से तारे होंगे। अब तारे कितने होंगे, तारे की संख्या गिनना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तब भी एक अनुमान के हिसाब से तारे जो हैं 100 अरब इंटू 100 अरब जितना होगा उतने ही तारे माने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं हम तारे की, क्योंकि आकाशीय पिंड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या दिखाई देते हैं, तारा। ठीक है, तारा, तारे में सबसे पहले देखते हैं हम तारे किसे कहेंगे। देखिए, तारा उसे कहा जाता है जिसके पास ऊष्मा हो, यानी कि हीट हो और प्लस उसके पास प्रकाश हो। तारे को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जैसे पृथ्वी ना तो इसके पास ऊष्मा है ना ही प्रकाश है, इसलिए पृथ्वी एक तारा नहीं है। बात यहीं अगर किया जाए चंद्रमा की, सेम प्रॉब्लम, चंद्रमा के पास ना कोई ऊष्मा है ना कोई प्रकाश है, इसलिए ये भी क्या है, एक तारा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगर यही हम बात किए सूर्य की, सूर्य, तो सूर्य में दोस्तों देखते हैं हम ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है, इसलिए सूर्य एक क्या, तारा है। ठीक है, यानी कि करोड़ों तारों में सबसे करीबी तारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, करोड़ों तारों में सबसे करीबी तारा सूर्य है। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है और प्रकाश है, इसलिए इसको तारा बोला जाता है। तारे का मेन जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि तारे हम किसे कह सकते हैं कि तारों के पास अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, इसीलिए उसको तारा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि तारे की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, देखेंगे देखिए कोई भी तारा, अगर जैसे हम किसी भी तारे की बात करें, तो कोई भी तारा बनने से पहले वो गैसों का, ये कि कोई भी तारा है तो तारा बनने से पहले गैसों का एक बादल बना रहता है, गैसों का एक बादल बना रहता है, जिसे बोला जाता है निहारिका, निहारिका, निहारिका या फिर नेबुला, नेबुला। ठीक है, देखेंगे यहाँ से अगर कोई भी तारे की बात करेंगे तो तारे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, तारा जो है बनने से पहले वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। यानी कि कोई भी तारा बनने से पहले उसे एक गैसों का एक बहुत बड़ा बादल बना रहता है, जिसे निहारिका बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो ये निहारिका है, इनके बीच एक नाभिकीय संयलन होता है। नाभिकीय संयलन, अगर किसी भी चीज़ का नाभिकीय संयलन होता है तो वो चीज़ें जलने लगता है। ठीक है, यानी कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और जलने लगता है वो चीज़ें। तो यहाँ से अगर हम तारे के बारे में बात करते हैं, देखेंगे यहाँ से अगर हम तारे के बारे में बात करेंगे तो तारे में सबसे पहले अगर नाभिकीय संयलन होगा, कोई चीज़ नाभिकीय संयलन होगा, तो जब संयलन होगी कोई चीज़ तो ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। हीलियम में जब कन्वर्ट होगा तो ये ऊष्मा से प्रकाश यानी कि प्रकाश उत्पन्न करेगा, जलने लगेंगे। जब कोई चीज़ जलने लगती है तो जलने के साथ साथ उसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हीलियम से ऊष्मा और प्रकाश। जब ऊष्मा और प्रकाश मिल गया तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, तारा हो जाएंगी, क्योंकि तारों की मेन डेफिनेशन है ऊष्मा होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश हो जाएगा, लेकिन ये ऊष्मा और प्रकाश हो जाएगा, ये संयलन होने पर, यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी चीज़ संयलन होने पर इस 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई भी चीज़ प्लाज्मा बन जाता है, प्लाज्मा।
तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है सबसे गर्म अवस्था है किसी भी ठोस का। किसी भी ठोस का सबसे गर्म अवस्था है प्लाज्मा, जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम तारे का गुण देखें। तारे में क्या होता है, तारा जो है, तारा बनने से पहले वो गैसों का एक बादल बना रहता है जिसको निहारिका बोला जाता है। वही तारे क्या होते हैं, उसमें हाइड्रोजन रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर आपस में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकाश में उससे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। प्लाज्मा अवस्था सबसे पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। उसके बाद अब यहाँ से हम टेम्परेचर के आधार पर तारे के कलर को डिसाइड कर सकते हैं। देखेंगे अगर यहाँ से जैसे हमको मान लीजिए किसी भी तारे का रंग लाल है, बात करेंगे अगर किसी भी तारे का लाल, सफ़ेद और नीला, ये चीज़ें होंगी लाल, सफ़ेद और नीला। तो दोस्तों अगर किसी भी तारे का जो रंग है लाल है, सफ़ेद है और नीला है, तो इसका मतलब अगर किसी भी तारे का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तारा का रंग क्या होगा, लाल होगा। अगर 6000 टेम्परेचर से अधिक है या 20000 टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए 20000 टेम्परेचर है तो भी इसका रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा। यदि टेम्परेचर की संख्या लाखों में है तो इसका जो कलर होगा वो नीला होगा। ठीक है, तो जैसे प्रकाश की सबसे मतलब गर्म अवस्था क्या होती है, सबसे गर्म अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है प्लाज्मा, जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि लोहे को अगर हम पिघला देंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब वो द्रव बन जाएगा तो वो प्लाज्मा की अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम कह दें कि पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था तो होती है बोस-आइंस्टीन, यानी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था सबसे ठंडी अवस्था मानी जाती है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा। जियोग्राफी में पृथ्वी की संरचना यानी कि जियोड होती है। जियोड का मतलब होता है कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी आकृति की होती है। उसके बाद हमने जियोग्राफी के अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंतरिक्ष क्या होता है, कि ऊपर सर उठाकर हम जो भी ऊपर की जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं सब अंतरिक्ष के पार्ट में मानी जाती हैं। यानी कि ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, अंतरिक्ष कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने तारों के बारे में, क्योंकि अंतरिक्ष में हम देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें हमको तारे में मिलेंगी। तारों की संख्या निर्धारित करना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। उसके बाद तारों के बारे में हम देखना चालू किए तो तारों के बारे में हम ये कहेंगे कि तारों में ऊष्मा तथा प्रकाश होनी चाहिए, तो उसी को हम तारा बोलेंगे। उसी के आधार पर हम तुलना किए पृथ्वी की। पृथ्वी जो है ना तो उसके पास प्रकाश है ना तो ऊष्मा है, इसलिए उसको हम तारा नहीं मान सकते। बात वही चंद्रमा के साथ हो जाती है। लेकिन अगर सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य में भी प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है, तो इसलिए सूर्य एक तारा है। यानी कि करोड़ों तारों में सबसे छोटा सा तारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात यहाँ पर नेबुला और निहारिका की कर रहे हैं। नेबुला और निहारिका यानी कि तारों के बनने की प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो तारा बनने से पहले कोई भी चीज़ जो गैसीय अवस्था में बनकर एक बादल जैसी संरचना में बनी रहती है, उस गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम आपस में संयोजन किया जाता है। जब संयोजन होने पर कोई भी चीज़ को संयोजन किया जाता है, जैसे नाभिकीय संयोजन होता है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है उसमें प्रकाश उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा और प्रकाश आपस में मिल जाएंगे तो इसका मतलब वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, तारे बन जाएंगी। तो ऊष्मा जब दोनों का आपस में संयोजन होता है उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पदार्थ की वस्तु जो होती है वो प्लाज्मा के रूप धारण कर लेती है। प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था मानी जाती है किसी भी पदार्थ का। उसके बाद हमने क्या किया कि तारों के कलर को डिसाइड किया। तारों का कलर डिसाइड करने के लिए हमको उसको टेम्परेचर को देखना पड़ेगा। यदि किसी भी तारों का कलर लाल है तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर 6000 के बीच में होगा। अगर कोई सफ़ेद है तो उसका मतलब वो 200,000 में है। अगर किसी भी तारे का जो कलर है नीला है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर लाखों में होगा। तो यानी कि हम टेम्परेचर के आधार पर तारों के कलर को डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम यहीं से बात किया जाए पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था कौन होती है, तो प्लाज्मा। और सबसे ठंडी अवस्था दोस्तों बोस आइंस्टीन, ये जो है सबसे ठंडी अवस्था मानी जाती है पदार्थ की। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पांचवा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ें हम पढ़ने चल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोई भी जो तारा है, कोई भी तारा बनने से पहले वो क्या है, कोई भी तारा बनने से पहले वो है निहारिका। ठीक है, निहारिका को बोलते हैं नेबुला, नेबुला। ठीक है, अब देखेंगे निहारिका, निहारिका के बाद कोई चीज़ बनता है तारा। क्या बनता है, तारा। तारा, ठीक है, तारा। ये तारा कैसे बनता है इसको हम बता चुके हैं, नाभिकीय संयोजन होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, ये हो गया, अभी तक तो हमारा तारा बन गया। देखेंगे जब इन दोनों के बीच हाइड्रोजन और हीलियम क्या होंगे, ख़त्म होंगे, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम इनके क्या है, ईंधन है। जब ये ईंधन खत्म हो जाएंगे तो इनकी आकृति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि तारों का आकृति बढ़ता चला जाएगा। तारों का जब आकृति बढ़ता चला जाएगा यानी कि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। तो इस प्रकार होगी तो इसको बोलते हैं लाल दानों, लाल दानों। अब देखेंगे लाल दानों क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर लाल शब्द क्या है, टेम्परेचर, जब किसी भी तारे का टेम्परेचर कम होगा तो चीज़ें जब टेम्परेचर कम होगी तो इसका मतलब वो टेम्परेचर, उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल, और ये लाल दानों इसको बोला जाएगा। यानी कि जब किसी भी तारे का ईंधन कम होगा तो उसका आकृति बड़ा होगा, उस बड़ी हुई आकृति को हम लाल दानों बोलते हैं। रेड ठीक है, रेड जैंट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ये लाल दानों। ठीक है, लाल दानों के बाद ये लाल दानों में विस्फोटक होता है, तो ये एक टूटता है श्वेत वामन, श्वेत वामन। श्वेत वामन में क्या होता है, प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है, प्रकाश बहुत कम दिखता है, तो इसलिए इसको श्वेत वामन बोलते हैं। वाइट ड्राफ्ट, वाइट डार्फ, वाइट डार्फ। ठीक है, यही श्वेत वामन आगे जाकर क्या हो जाता है, काला वामन। काला वामन कहने का मतलब है, काला वामन। तो काला वामन दोस्तों ये जो होगा काला वामन, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं काला वामन, काला वामन। काला वामन कहने का मतलब इसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं काला वामन। श्वेत वामन में थोड़े थोड़े प्रकाश दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। और उसमें काले वामन में क्या होता है, प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाई जा पाता है, इसलिए उसको काला वामन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बात करते हैं। देखिए जो लाल दानों है, ये जो है साइज के आधार पर इसको बांटा गया। देखिए इससे जो छोटा टुकड़ा टूटा उसको श्वेत वामन, अगर मान लीजिए इसे लाल दानों से बड़ा टुकड़ा टूटता है तो इसको बोलते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा।
ये हो गया अभिनव तारा, ठीक है, अभिनव तारा और श्वेत वामन, ठीक है। तो जो यानी कि लाल दानों के छोटे पार्ट को श्वेत वामन और बड़े टुकड़े को अभिनव तारा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, देखेंगे अभिनव तारा और श्वेत वामन। अब यहाँ से अभिनव तारा के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे अभिनव तारा का जब विस्फोटक होता है, अभिनव तारा को ही बोलते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा इसको बोलते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा, ठीक है। तो अभिनव तारा को बोलते हैं सुपरनोवा। और दोस्तों अब यहाँ से अभिनव तारा का अगर विस्फोटक होता है, तो अभिनव तारा अगर विस्फोटक होता है तो इसमें क्या होते हैं, अभिनव तारा 3 पार्ट में टूट जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं, बात यहाँ से हम अभिनव तारे की करते हैं। अभिनव तारा, अभिनव तारा, तो दोस्तों ये अभिनव तारा 3 पार्ट में टूटता है। एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और दूसरा होता है पल्सर, और तीसरा होता है क्वेसर, ठीक है। तो ये अभिनव तारा 3 पार्ट में टूटता है, देखेंगे 3 पार्ट में टूटता है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होगा, पल्सर क्या होगा, ये चमकेगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा है, इसमें भी ऊष्मा, धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऊष्मा खत्म हो जाएगा तो चमकना बंद कर देगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन धीरे धीरे, देखिए जब ये विस्फोट होकर यानी कि ये चमकेगा तो धीरे धीरे जब इसकी ईंधन खत्म हो जाएंगी, तो जब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये ठंडी होती जाएंगी। तो ठंडी होते होते क्या होता है, न्यूट्रॉन सिकुड़ने लगता है। जब न्यूट्रॉन सिकुड़ने लगता है, कोई भी चीज़ जब जलती रहती है बाद में उसको बंद कर दिया जाता है, तो जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो अपने आप में क्या होती है, सिकुड़ती है। उसी प्रकार न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन क्या करता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जब इसका ऊष्मा खत्म हो जाता है तो ये सिकुड़ने लगता है। यही सिकुड़ते सिकुड़ते एक ऐसा, इसका घनत्व इतना ज़्यादा अधिक, यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा अधिक हो जाती है कि इसके अंदर प्रकाश बिल्कुल जा ही नहीं पाता है, और ये एक ठोस रूप ग्रहण कर लेता है, जिसको बोलते हैं हम ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। ये होता है ब्लैक होल। यानी कि जब कोई भी अभिनव तारा का विस्फोट होता है तो अभिनव तारा 3 टुकड़ों में टूटता है, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर, ठीक है। तो पल्सर जो है चमकता है क्योंकि उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। क्वेसर में प्रकाश ऊष्मा जा ही नहीं पाता, इसलिए चमकना बंद कर देता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, जब ये अपना ऊर्जा खो देता है तो धीरे धीरे चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। वही सिकुड़ कर उसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से अगर हम ब्लैक होल की बात करें, ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की दोस्तों घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, घनत्व इतना ज़्यादा अधिक हो जाता है कि उसका एक चम्मच जो ब्लैक होल होता है वो 10 हाथियों के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है, ठीक है। 10 हाथियों के भार के बराबर होता है एक चम्मच जो ब्लैक होल है। यानी कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा सिकुड़ हो जाता है तो उसमें कोई भी प्रकाश बिल्कुल जा ही नहीं पाता। जब उसकी किसी भी चीज़ की डेंसिटी अधिक हो जाएगी तो वहाँ पर प्रकाश को जाना बहुत ही असंभव बात है। तो यही ब्लैक होल क्या होता है, उसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैक होल से 10 हाथियों के बराबर उसका 1 चम्मच का भार होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद देखेंगे हम किसको कहेंगे श्वेत वामन और किसको कहेंगे अभिनव तारा। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर सूर्य के द्रव्यमान से, इस बात को पता लगाने के लिए सबसे पहले देखेंगे यश चंद्रशेखर,
देखिए यश चंद्रशेखर ने सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.5 गुना छोटा हो, 1.5 गुना कोई तारा छोटा हो, तो उसको बोलते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन। तो यश चंद्रशेखर ने ये पता लगाया कि हम किस तारे को अभिनव तारा कहेंगे, किस तारे को श्वेत तारा कहेंगे। तो इसको देखने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया कि यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा हो, सूर्य के द्रव्यमान से कोई भी तारा 1.5 गुना छोटा हो, तो उसको हम श्वेत वामन के कैटेगरी में रखेंगे। और जब कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अधिक हो, 1.5 गुना अधिक हो या बड़ा हो, तो वो कहलाएगा अभिनव तारा। अभिनव तारा, ठीक है। और ये जो चंद्रशेखर ने ही क्या किया था, ब्लैक होल का नाम दिया था, ब्लैक होल का नाम दिए थे चंद्रशेखर राव ने ही, यश चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल का नाम दिए थे। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये थे, आई होप ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। निहारिका क्या है, लाल दानव क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस किए हैं। इसके अगले सेशन में हम जो है इसी के आगे की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।